हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जनरल पोर्शन जो कि मैंने लिया है पीजीटी इंग्लिश से। बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे कि मैम यूट्यूब से आंसर मिला रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं जनरल इंग्लिश के पोर्शन में, एंड दैट टू फ्रॉम स्पेशली पीजीटी इंग्लिश सेक्शन। एंड लेट मी टेल यू, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट इन्होंने इंग्लिश वालों को ही मतलब थोड़ा सा हार्ड दिया। क्यों? क्योंकि देखिए आपका मेन सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, तो इन्होंने जनरल इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे उसका दिया है लेवल का। और सब्जेक्ट्स में इतना हाई लेवल नहीं था जनरल पोर्शन का। और हिंदी तो खैर इजी था, उसका भी मैंने देखा क्वेश्चन पेपर, तो इजी था इंग्लिश वालों के लिए। जो हिंदी था वो इजी था, थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा था। बट जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है इंग्लिश की प्लेलिस्ट की, बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए हैं कि मैम जो आपने कराए हैं, रूल्स कराए हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। और हम, अगर आपको याद हो, मैंने फ्रेजल वर्ब सारे कराए थे, तो 2 फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस हैं, वो भी उन्हीं में से ही आए हैं। हाँ, अगर कॉम्प्रीहेंशन दे देते तो काफ़ी ईजी हो जाता पास करना, 10 में से 4 नंबर इजीली आ जाते। तो जैसे मैंने कहा, इन्होंने इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश पोर्शन अच्छे लेवल का रखा है। सो दिस इज़ गुड। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बट हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि सेट्स थे डिफरेंट डिफरेंट, है ना? तो अब आप ये मत देखिएगा कि आपने फर्स्ट का थर्ड मार्क कर दिया, आपने फर्स्ट का फोर्थ मार्क कर दिया। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर्स तो सेम रखे हैं बट ऑप्शंस ऊपर नीचे रखे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर मिलाइएगा, अपना ऑप्शन नंबर मत चुनिएगा, ठीक है? मुझे नहीं पता आपका कौन सा सेट है, या फिर जो सेट मैंने अभी पीडीएफ में लिया है वो आपसे शायद ना मैच करे, तो आप सोचोगे अरे मैंने तो फर्स्ट का थर्ड लगाया बट मैम तो फोर्थ बता रही हैं। तो ऐसे मत करना, आप आंसर देखिएगा कि आपने आंसर क्या मार्क किया, ना कि ऑप्शन नंबर। चलिए अब फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 131 का बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन in which of the following sentence has been changed into passive voice. Active passive का एक क्वेश्चन है, let me tell you this is not like very easy, थोड़ा सा confusing था। His attitude vexes me sometimes. So his attitude vexes me sometimes का हमें passive voice में change करना है। बहुत से यूट्यूबर्स ने इसका आंसर में काफ़ी वेरिएशंस है, बट मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगी कि क्या होना चाहिए। अब देखो, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हो जाएगी व्हेन द आंसर की कम्स, ठीक है? सो 4 ऑप्शंस है। आई एम वेक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड, आई एम वेक्स्ड बाय हिज एटीट्यूड समटाइम्स, आई एम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, या फिर आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, आई एम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन ना एट यूज होगी, मैंने आपको बता रखा है कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है जो कि हमेशा यूज होती हैं कहीं कहीं वर्ड्स के साथ। तो बाय हिज एटीट्यूड वाले तो मतलब बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, अगर आपने इंग्लिश ल्यूसेंट ग्रामर से पढ़ी है तो उसके अंदर ना रूल्स दे रखे हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि बाद में नहीं लिखे जाते, जैसे समटाइम्स हो गया, देम हो गया, जैसे कि दे टोल्ड मी, सो आई वॉज टोल्ड, ये नहीं होता आई वॉज टोल्ड बाय देम, ठीक है? ऐसे ही समटाइम्स हम पैसिव में नहीं यूज करते, ये ल्यूसेंट की ग्रामर रूल के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो देखो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मोर ओवर मैंने गूगल से भी देखा है, तो गूगल के हिसाब से भी जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आई मीन नॉट C3। अब मुझे नहीं पता, आपके ऑप्शन नंबर मत मिलाना, आप सीधा आंसर मिलाओ, आपने कौन सा आंसर मार्क किया है। ये मत सोचना कि मैंने आंसर थर्ड या फोर्थ मार्क किया है। इन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया है, क्वेश्चंस सेम उस पर रखे बट ऑप्शंस ऊपर नीचे करे। दिस इज गुड लेवल को मेंटेन करने के लिए। आई एम वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड, मेरे हिसाब से ये करेक्ट होना चाहिए। 132 नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन वेन वी डैश देयर। अब हैड रीच्ड, वुड रीच, रीच्ड या फिर हैव रीच्ड। बहुत से कैंडिडेट्स ने हैव रीच्ड मार्क किया होगा, बहुत से यूट्यूबर्स भी हैव रीच्ड बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से देखो ऑप्शन थर्ड होना चाहिए, रीच्ड। अगेन ग्रामर ल्यूसेंट के हिसाब से, क्योंकि देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी 2 एक्शंस हो रहे होते हैं
जो पहला एक्शन हो रहा होता है उसमें हम हैड लगा देते हैं, बट यहाँ पे तो मतलब एक्शन हुआ ही नहीं ना, इट वॉज अबाउट टू लीव, गई नहीं थी ट्रेन। अगर होता कि द ट्रेन लेफ्ट, फिर हम हैड लगा देते जो पहले कि वी हैड रीच्ड, बट ट्रेन तो गई नहीं, मतलब एक्शन तो वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप बोल के भी देखोगे उसके हिसाब से भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो रीच्ड ही, 132 का 3 ही लग रहा है। बट इस क्वेश्चन में ना बहुत कंट्रोवर्सी है, मैं सही बताऊं तो 131 132 दोनों में बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत वेरिएशंस है। तो मैंने भी आंसर ग्रामर में भी चेक किया, और जो एक दो लोग हैं जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है उनसे भी मैंने डिस्कस किया, तो यही आंसर निकल के सही आ रहा है, रीच्ड वाला। अब मुझे नहीं पता कि बोर्ड क्या मानेगा, हैड रीच्ड होगा या रीच्ड होगा, बट मेरे हिसाब से रीच्ड होना चाहिए। अच्छा, आप ना अपना स्कोर बताइएगा 10 में से आपके कितने बन रहे हैं, जो मैं आंसर्स बता रही हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। और यूट्यूबर्स के साथ भी आई एम श्योर आपने मिला लिए होंगे आंसर्स, क्योंकि मैंने 2 दिन बाद बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे कि मैम आप अपने हिसाब से एक बारी बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वेरिएशंस तो है, ठीक है, हम आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लेंगे। तो देखो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बट अगेन अपना स्कोर बताइएगा मेरे हिसाब से 10 में से क्या आपका स्कोर है। नेक्स्ट, Mrs. Kamal is dash principal of the school, of this school, I'm sorry, Mrs. Kanwal is dash principal of the school, a and the या फिर not no article, तो इसका the principal होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। the principal of this school, ये स्पेसिफिक बता रहे हैं this इसी स्कूल का, तो जो भी स्पेसिफिक चीज़ों के साथ हमारा जो आर्टिकल लगता है वो the लगता है। 134, today the need of common man डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर, ये भी मुश्किल नहीं है, इसमें भी दिस सॉरी इज आएगा। टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन इज जस्ट ब्रेड एंड बटर, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन के साथ मत जाइए, मतलब इज आंसर बिल्कुल करेक्ट है 134 का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, और अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, ये मैंने ना प्रैक्टिस सेट्स में भी बहुत ये वाला क्वेश्चन डाला था, और मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जितने भी कराए हैं उनमें भी मैंने बार बार बोला कि आपको ना जनरल इंग्लिश में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंफ्यूजिंग, ये आप अच्छे से पढ़ लो। तो मेरे को बहुत से कमेंट्स आए कि मैम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपने अच्छे से कराया, तो क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश कमिंग टू द पार्टी, नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश डैश कमिंग टू द पार्टी। अब जिसने ये हैव बीन मार्क किया है वो गलत आंसर है, इज होना चाहिए। क्यों? रूल मैंने आपको बता रखा है एज वेल एज, जब भी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बता रखे थे कि अगर कुछ वर्ड्स ये वर्ड्स अगर आपको दिखेंगे किसी सेंटेंस में, तो जो उसका पहला सब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से वर्ब यूज होगा। तो अब देखिए नितिन एक ही है तो इसलिए सिंगुलर इज आएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, नितिन की जगह बॉयज होता या कुछ और होता, तो फिर हमारा प्लूरल आता आंसर, बट सिर्फ नितिन है तो इसलिए सिंगुलर आएगा इज। तो जिनका भी टीजीटी का एग्जाम है कर लेना अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नेक्स्ट 136, चूज द ऑप्शन इन विच the following words or phrases have been rearranged to form a correct sentence। आपको आइडिया होगा ही कि ऐसा डेफिनेटली एक आएगा ही, मैंने आपको बताया भी था। सो इसमें आपको रीअरेंज करना है टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। 4 ऑप्शंस है, मैंने आपको बताया था कि इन्हें कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। गो बाय द ऑप्शंस। पहले आप सबसे पहले ऑप्शन को देखो कि जैसे कि ए है पीपल गेव, ठीक है, फिर सी है पीपल गेव हिम सपोर्ट, बी पीपल गेव हिम सपोर्ट प्रेसिडेंट, कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। पीपल गेव सपोर्ट तक तो ठीक है, बट प्रेसिडेंट लगा के कुछ भी मतलब नहीं बन रहा। तो यू हैव टू गो बाय दिस रूल। आप चारों ही ऑप्शंस देखिए जोड़ के कि क्या सेंटेंस बन रहा है, और जो आपको लगे ना मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको आप मार्क करिए। और ये इजी था, कोई ऐसा था नहीं कि पता नहीं लग रहा। सो बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 4th ऑप्शन। अब अलग अलग सेट्स में कहीं पे 3rd ऑप्शन है, कहीं पे 4, तो इस पेपर के हिसाब से 4th ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पढ़ते हैं क्या है।
हैविंग इलेक्टेड having elected him president, people gave him support. तो ये मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है, मोस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस इसी ऑप्शन में बन रहा है. आप और ऊपर के देखिएंगे नहीं बनेगा. तो 136 का फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, fill in the blanks in the following sentences with the help of options that follow each of them. Can you tell me how the accident dash? ये 2 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब्स के हैं और मैंने जितने भी मतलब फ्रेजल वर्ब्स है इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर में मैंने सारे ही करवाए थे और ये दोनों उसी वीडियो में से आए हैं. अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी फ्रेजल वर्ब्स वाली, 2 या 3 पार्ट्स में थी, सारे कवर मैंने करने की कोशिश करी थी. सो कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केम अबाउट. आई नो कुछ केम अबाउट लगाओगे तो कुछ अटपटा सा सेंटेंस बन रहा है, बट फ्रेजल वर्ब में मीनिंग कुछ और होता है. वर्ड 2 जोड़ के मीनिंग कुछ और निकलता है. तो केम अबाउट का मतलब होता है हैपन, कि कोई चीज़ हुई, कैसे हुई. ठीक है, तो केम अबाउट का मतलब होता है हैपन. सो कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, तो केम अबाउट आना है. और जो 3 ऑप्शंस हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स है. सो 137 का 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट 138, द विटनेस विल डैश वॉट आई हैव सेड. अब इसका क्या होगा? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बियर आउट. द विटनेस विल बियर आउट वॉट आई हैव सेड. बियर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना. ठीक है, तो जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि मतलब जो विटनेस है वो सपोर्ट करेगा कि जो मैंने चीज़ बोली है. सो बियर आउट का ये मतलब है. बियर विद इन्होंने मार्क किया है, बियर विद भी सही, अगर आप सेंटेंस के हिसाब से पढ़ोगे ना तो बियर विद जा रहा है, बट बियर विद का मतलब कुछ और होता है, टॉलरेट करना. आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं, प्लीज़ बेयर विद मी. बेयर विद मतलब प्लीज़ टॉलरेट कर लो थोड़ा सा. तो यहाँ पे टॉलरेंस का तो कुछ है ही नहीं, तो बियर विद तो नहीं होगा. 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बियर आउट मतलब सपोर्ट करना, कंफर्म करना. नेक्स्ट 139, he delivered the speech with great aplomb. Which of the following words can correctly replace the underlined word in the above sentence? So basically हमें aplomb से मिलता जुलता वर्ड बताना है. जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, कॉन्फिडेंस. ठीक है, aplomb मतलब कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट लास्ट 140, द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड टू मोबिलाइज या मोबिलाइज. Choose the word with which is nearly opposite in the meaning to the underlined word. अब इसमें ना हमें opposite बताना है. ठीक है, मतलब इसका एंटोनिम या एंटोनिम. तो मोबिलिस का मतलब होता है इकट्ठे होना एक जगह पे. तो इकट्ठे होने का ऑपोजिट क्या होगा? डिसमिस. ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है 140 का वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन. सो इस वीडियो में इतना ही था. अब अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा पीजीटी इंग्लिश का पूरा पेपर में मेन जो पार्ट है उसको मैं सॉल्व करवाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. वैसे मुझे पता है सबने मोस्टली देख के कर ही लिया होगा मोस्ट ऑफ द आंसर्स. सो अगर कमेंट्स आएंगे तभी मैं करवाऊंगी. इसमें भी मेरे पास कमेंट्स आए तो इसलिए मैंने इसको कराया. अगर आप चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट का, जैसे जेएसए या किसी भी और सब्जेक्ट का, मैं जनरल इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करवाऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा. आई होप आपके 4 नंबर बन गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट. एंड जिसका अभी टीजीटी रहता है देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.